आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में खेला जाने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के उस मैदान पर, जिसमें अगर आप देखें या आपको पता भी हो तो लाल मिट्टी और काली मिट्टी की दो तरीके की पिचेस आपको मिलती है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या फीचर्स होते हैं उन दोनों पिचेस के, और साथ ही साथ किस तरीके का वहां पर मिट्टी का कंटेंट होता है, वो तो आपके सामने इस ग्राफिक में आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, जिसको आगे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन साथ ही साथ इसी मैदान के ऊपर अहमदाबाद में जो इसी वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 6 मुकाबले खेले गए, उसमें जो 4 पिचेस यूज की गई, पिच नंबर 4, 5, 6 और 7, उस पर आप यहां पर जो ये ग्राफिक में देख पा रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ विकेट जो स्लोअर बॉल्स पर मिली हैं वो किस तरीके से कनेक्ट करता है आज के हमारी पिच रिपोर्ट से, उसको जब मैं पिच रिपोर्ट इसी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा तो वहां पर बहुत ही क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको जब टॉस की बातें पता चल जाए कि किस नंबर ऑफ पिच पर यह मैच खेला जा रहा है और उसकी बेसिस पर स्लोअर बॉल्स करने वाले कौन से इफेक्टिव बॉलर, क्योंकि कई ऐसे बॉलर होते हैं जो स्लोअर बॉल कर पाते हैं, तेज गेंदबाज खास करके, लेकिन उसमें भी किसकी स्लोअर बॉल ज्यादा इफेक्ट डालेगी, उसमें आपको किसको लेकर के जाना है, वो काफी हद तक आप क्लियर इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे पूरे वीडियो को देखने के बाद। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों टीमें जब आपस में आज के इस फाइनल मुकाबले में भिड़ेंगी तो वो जो है इन दोनों टीमों के बीच में कुल टोटल 31वां मैच होगा। इसके पहले टी20 फॉर्मेट में 30 मुकाबले इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें आपस में खेल चुकी हैं, जहां पर ओवरऑल डोमिनेंस रहा है इंडियन टीम का। 18 मैचेस जीती है इंडिया, 11 मैचेस जीती है न्यूजीलैंड की टीम, एक मैच यहां पर टाई भी हुआ है और इन पूरे 30 मैचेस में से 18 मैचेस इंडियन टीम जीती है, 11 न्यूजीलैंड की टीम में जीती है। लेकिन रीसेंट टाइम में अगर आप जाकर के देखें, रीसेंट पास्ट में खास करके, तो इंडियन टीम ने क्लियर डोमिनेंस दिखाया है। और अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप के पहले एक सीरीज इंडिया और न्यूजीलैंड की हुई थी, उसमें वनडे सीरीज में तो न्यूजीलैंड ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन टी20 में पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर दिया था इंडियन प्लेयर्स ने न्यूजीलैंड की पूरी टीम को। लेकिन जब बात आती है टी20 वर्ल्ड कप की, तो अभी तक 2007 से लेकर के ये 2026 के पहले के जो वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं, टोटल 9 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, उसमें से 3 बार इंडिया की टीम और न्यूजीलैंड की टीम आपस में एक दूसरे के खिलाफ केवल खेली है। और उसमें एक कंसर्निंग डेटा निकल करके आता है इंडिया के लिए कि केवल 3 मैचेस यहां पर जो हुए हैं वो 3 के तीनों मैचेस न्यूजीलैंड की टीम जीती है। इंडियन टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। और उन 3 मैचेस में जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेली हैं, जो कुछ ऐसे प्लेयर करंट स्क्वाड में भी हैं, क्या परफॉर्मेंस देते रहे हैं, जैसा कि आपने रिजल्ट्स में भी देखा कि न्यूजीलैंड की टीम ने 3 के तीनों मैचेस जीते, इंडियन टीम 3 के तीनों मैचेस हारी, तो उसका इफेक्ट आपको डेटा में भी देखने को मिलेगा कि ये करंट स्क्वाड में 4 इंडियन प्लेयर हैं, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने उन 3 में से कुछ न कुछ मुकाबले खेले हैं। और उसमें परफॉर्मेंस देखने जाएंगे तो केवल जसप्रीत बुमराह ने थोड़ा सा इफेक्ट छोड़ा है, 2 मैचेस में 3 विकेट लेकर के, बाकी तीनों प्लेयर तो टोटल फ्लॉप साबित हुए हैं। अब चूंकि न्यूजीलैंड की टीम ने 3 के तीनों मैचेस जीते हैं, तो जो करंट स्क्वाड में 4 प्लेयर हैं जो कि खेले थे उन 3 मैच से किसी न किसी मुकाबले में, इनका इफेक्ट वहां पर पूरी तरह से दिखाई पड़ा, जिसमें से डेवॉन कॉनवे तो नॉट आउट लौटे हैं 2 रन बना करके एक मैच में। बाकी चाहे डेरिल मिचेल हो, चाहे सैंटनर हो, चाहे ईस्ट सोडी हो, खेले गए अभी अपने अपने मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं, जहां पर सैंटनर ने 2 मैच में 4 विकेट ली हैं, सोडी ने तो 2 मैच में 5 विकेट ली, एक बार 3 विकेट, एक बार 2 विकेट। तो ये जो परफॉर्मेंस का गैप दिखाई पड़ रहा है, ये एक कंसर्निंग बात रहेगी इंडियन टीम के लिए, जिसमें निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में जो पुराने इतिहास की बातें रही हैं उसको इंडियन टीम ने खास करके टी20 फॉर्मेट में इरेज करने का काम तो किया है। तो निश्चित तौर पर जो हिस्ट्री रही है उसको देखते चलिए और आज क्या संभावनाएं बनती हैं उसको देखने के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो हम देखते हैं लगातार कि ये किसी टूर्नामेंट का, टी20 टूर्नामेंट का खास करके फाइनल मैच है, तो फाइनल मैचेस जैसे बड़े स्टेज पर कैसी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं इंडियन प्लेयर्स। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री को काफी हद तक इरेज किया है टी20 फॉर्मेट में इंडियन प्लेयर्स ने, और उसका जो नतीजा निकला है इनके आंकड़ों में वो आपके सामने, जहां पर ये सारे जो इंडियन प्लेयर्स के करंट स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं बेसिकली, उन्होंने जब भी किसी टी20 टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला तो उसमें अभिषेक शर्मा निश्चित तौर पर फ्लॉप साबित हुए, 3 मैच में केवल 7 रन हैं। सूर्य कुमार यादव के 8 मैच में ऐसे बड़े सिचुएशन में आपको पता ही एक्चुअली कई बार फेल हो चुके हैं, जैसा कि आपने पिछले सेमीफाइनल मैच में भी देखा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में भी देखा, और रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है भी नहीं, 8 मैचेस खेल करके केवल 115 रन है, 14 का एवरेज है। लेकिन बाकी चाहे जो संजू सैमसन हो, चाहे ईशान किशन हो, ईशान किशन का तो बैटिंग एवरेज फाइनल मैचेस में 78 का है, संजू सैमसन का 32 का, जो कि ओवरऑल पिछले 2 नॉकआउट मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंस करके आए हैं, लगातार 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस जीत करके। तिलक वर्मा को आपको याद होगा 69 नाबाद की एक पारी इन्होंने खेली थी एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये भी फाइनल में काफी बेहतर करते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल के आंकड़े अगर आप देखें तो थोड़ा सा एवरेज या बिलो द एवरेज आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी जो ऑलराउंडर के तौर पर यूटिलिटी है वो काफी हद तक इस कमी को तो पूरा करती है। और अभी आपने जो लास्ट का टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था वहां पर आपने देखा था अक्षर पटेल अपनी बैटिंग से, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग से बढ़िया काम किया था। और उसके अलावा जब बात आती है अर्शदीप की, तो इन्होंने बढ़िया काम किया है फाइनल मैचेस में, सेमीफाइनल मैचेस में नहीं चलते। पिछला वीडियो अगर आपको याद हो जो मैंने आपको शेयर किया था इंडिया इंग्लैंड में, उसमें इंफॉर्मेशन बताई थी कि सेमीफाइनल मैचेस में अर्शदीप नहीं चलते, 5 मैचेस में केवल 1 विकेट लिया था, लेकिन जब फाइनल मैच की बात आती है तो वहां पर ये कमाल करते हैं। बाकी इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती की भी फाइनल मैचेस में 6 मैच में 8 विकेट है, जसप्रीत बुमराह के 6 मैच में 9 विकेट हैं, रिंकू सिंह के 2 मैच में 41 रन है, कुलदीप के 3 मैच में 4 विकेट है। इनके बारे में जानना
जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इनको आज मौका मिले वरुण चक्रवर्ती की जगह पर। और सुंदर तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं फाइनल मैचेस में। तो ये तो इंडियन प्लेयर्स थे, जिसमें से 2-3 प्लेयरों को छोड़ करके ओवरऑल बाकी प्लेयर्स कमाल करते रहे हैं। लेकिन वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो यहां से थोड़ा सा एक अलग डेटा आपको दिखाई पड़ेगा कि ये टीम जनरली आईसीसी मैचेस में तो बहुत अच्छा करती है, जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन इनके प्लेयर्स ना फाइनल मैचेस में जब भी खेले हैं किसी भी टी20 टूर्नामेंट के, तो उसमें ज्यादा कुछ खास असर नहीं छोड़ पाते। हालांकि टीम साइफर्ट का बैटिंग एवरेज फिर भी 25 है, 11 फाइनल मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन फिन एलन के आंकड़े जबरदस्त हैं। और इसके साथ साथ सचिन रविंद्र भी बेहतरीन खेलते हैं 38 के एवरेज से। ग्लेन फिलिप्स के आंकड़े अगर आप उठा ले, मार्क चैपमैन के आंकड़े उठा ले, इवन डैरेल मिचेल, ये कंसर्निंग एक बात रहती है पूरे मिडिल ऑर्डर की न्यूजीलैंड की तरफ से, जो कि फाइनल मैचेस में नहीं चलते। और बाकी जिमी नीशम के आंकड़े भी थोड़े से एवरेज हैं, सेंटनर के आंकड़े और इवन कॉल मैकोंची के आंकड़े देखें तो एज अ बॉलर तो थोड़े से एवरेज दिखाई पड़ता है, लेकिन इन दोनों तीनों की जो यूटिलिटी है, नीशम से लेकर के कॉल मैकोंची और सेंटनर की, इनकी बैटिंग की और बॉलिंग की जो यूटिलिटी निकल करके आती है और जो परफॉर्मेंसेस ओवरऑल निकल करके आते हैं, वो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे जाते हैं। बाकी मैट हेनरी और लोकी फर्गुसन 5-5 मैच से खेल करके फाइनल में केवल 4-4 ही विकेट ले पाए हैं, तो इनकी बॉलिंग भी वहीं पर एक थोड़ा सा धक्का महसूस करती है यहीं पर मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अलावा। और बाकी ईस्ट सोढ़ी के तो 8 मैच में 9 विकेटें हैं, जेकब डफी के 1 मैच में 1 विकेट, और बाई चांस अगर काइल जेमिसन को मौका मिल गया तो ये फाइनल मैचेस में काफी बढ़िया करते हैं। और इवन डेवॉन कॉनवे भी, जिनको चांस मिलेगा, इसको लेकर के मैं श्योर हूं कि वो आपको होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो फाइनल मैचेस में क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं और साथ ही साथ पिछला क्या इतिहास इन दोनों टीमों के बीच में रहा है और उसमें प्लेयर्स ने क्या किया है टी20 वर्ल्ड कप में, उसको जान लेने के बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आप मैंने वीडियो को शुरू में ही डिस्कस कर दी थी, कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का मैदान, जहां पर टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, और इसमें आप डेट और टाइम देखेंगे ना, 4 मैचेस के ऊपर आपको थोड़े से रेडिश कलर में आपको मैंने दिखा रखा है, 2 ब्लैक में दिखा रखा है। तो इसका साफ मतलब है कि 6 में से 4 मैचेस तो लाल मिट्टी की पिच पर हुए हैं। ये दोनों मुकाबले खेले गए हैं काली मिट्टी की पिच पर। और ध्यान रखिएगा, जो आखिरी मैच यहां पर हुआ वो पिच नंबर 7 पर हुआ था, ये लाल मिट्टी की पिच थी। जनरली आपको जो मैंने वीडियो को शुरू में ये ग्राफिक दिखाया था कि लाल मिट्टी की पिचेस पर ना तेज आती है गेंद बल्ले पर, साथ ही साथ अच्छा बाउंस होता है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी खासी हेल्प वहां पर होती है। लेकिन इसी पिच नंबर 7 पर खेले गए मैच में, जो आपको मैंने शुरू में ही एक ग्राफिक दिखा था, इसको अभी फिलहाल आप फिर से देख लीजिए। पिच नंबर 7 एक ऐसा मैदान रहा है, इस मैदान की एक ऐसी पिच रही है एक्चुअली, जहां पर सबसे ज्यादा विकेटें स्लोअर बॉल्स पर मिली है। 53% विकेटें जितनी भी गिरी है उस मैच के अंदर, उस पिच के ऊपर, वो स्लोअर बॉल्स पर मिली है। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच जो 26 फरवरी का हुआ था, वो पिच नंबर 7 पर ही हुआ था, लाल मिट्टी की जबकि वो पिच है। तो निश्चित तौर पर एक जो फीचर होता है लाल मिट्टी की पिच का, यहाँ पर स्लोअर बॉल्स पर काफी ज्यादा इफेक्ट आता है विकेट निकालने में खास करके। और इवन ये जो 6 मैचेस के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो पहली इनिंग में तो रन्स काफी अच्छे बने हैं, सेकंड इनिंग में भी बैटिंग यहाँ पर अच्छी हो पाती है। 4 में से 2 बार सेकंड बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर मैचेस जीते थे, लेकिन उसके अलावा 4 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते थे। और इवन पिछले 15 मैचों का भी इतिहास निकालेंगे तो 11 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने मैचेस जीते हैं, और उन 15 मैचेस में स्पिन को केवल 49 विकेटें हैं और तेज गेंदबाजों को 133 विकेटें हैं। और अगर आप एवरेज निकालें तो 15 मैचेस में 49 विकेटें, यानी कि 3 विकेटें मिल रही है स्पिनर्स को पूरे मैच के दौरान ऑन एन एवरेज, जबकि 15 मैचों का सैंपल साइज है। और पेसर्स को यहां पर अच्छी खासी मात्रा में विकेटें 9 से लेकर के 10 विकेटें मिल रही हैं हर एक मैच के अंदर। और इनिंग के हिसाब से भी जो विकेटें मिली हैं उसको भी अगर आप ओवरऑल निकालें तो कंक्लूजन पिच का यही बनता है कि जो चारों पिचेस अभी तक यूज की गई हैं इन 6 मैचेस में, जिसमें से 2 मैच में काली मिट्टी के तो 4 मैच में लाल मिट्टी की पिच यूज हुई है, जिसका पिच नंबर भी मैंने आपको दिखाया था ग्राफिक में। उसमें किस पिच पर मैच होगा ये आपको मैं बताऊंगा टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको ये फाइनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस पिच पर यह मैच हो रहा है, लाल मिट्टी या काली मिट्टी की पिच पर, और जिस पर भी हो रहा है उसका पिच नंबर क्या है, और साथ ही साथ मेरी अपनी क्या फाइनल टीम उसकी बेसिस पर बनेगी, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है फाइनल टीम बनाने के लिए। वहीं पर आपको सारी फाइनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अब जो स्लोअर बॉल्स को लेकर के पिच रिपोर्ट में मैंने काफी डिस्कशन करी, वहां पर आपको ये भी आगे पता चलेगा कि किसकी स्लोअर बॉल्स एक्चुअली इफेक्टिव होने वाली है, वो जानना काफी जरूरी है। और उसमें अगर आप इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसके बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती हो सकता है कि ड्रॉप किए जाएं, लेकिन देखना पड़ेगा ऐसा क्या होता भी है या नहीं। और उसके अलावा जो इंडियन टीम के पास बेंच है, जिसमें रिंकू सिंह है, सिराज है, कुलदीप यादव है, वाशिंगटन सुंदर है, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मौका कुलदीप या सिराज में से किसी एक को मिल जाए आज के इस मैच में, क्योंकि पेसर्स का डोमिनेशन इस मैदान पर ओवरऑल आपने देखा ही कैसा रहा है। और उसमें जो बॉलिंग पिछले मैच में 6 बॉलर्स ने करी इंडिया की तरफ से सेमीफाइनल में, दुबे ने आकर के आखिरी 20वां ओवर किया था, वो नंबर्स आप यहां पर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हार्दिक हो, अर्शदीप हो और जसप्रीत बुमराह हो, यही तीनों बॉलर आपको पावर प्ले और डेथ ओवर की फेजेस में बॉलिंग करेंगे। बाकी स्पिनर्स आपको मिडिल ओवर में करते दिखाई पड़ेंगे। और करियर के आंकड़े जरूरत हो तो आप देख लीजिए वीडियो को रोक करके, मुझे उतनी जरूरी लगती नहीं, तो इसको मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने ये डेटा है कि इस टी20
T20 वर्ल्ड कप के पहले क्या रहा था T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस इंडियन प्लेयर्स को, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद है रीसेंट फॉर्म। अब रीसेंट फॉर्म भी बताने की ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, हालांकि फिर भी चीज़ें यहाँ पर मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप इस पूरी इंडियन टीम को देखें जो फिलहाल फाइनल तक पहुंची है, इस पूरी इंडियन टीम में एक अभिषेक शर्मा, दूसरे सूर्य कुमार यादव, तीसरे आप कह सकते हैं कुछ हद तक वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने करी थी। अगर आप देखें पहले 4 मैचेस में कमाल की बॉलिंग रही थी, और अगर आप इन चारों मैचेस में देखें तो 3 विकेट 2 बार, एक बार 2 विकेट, एक बार 1 विकेट, तो अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा, ये अपनी लेंथ खो चुके हैं पूरी तरह से। और आप लगातार मैचेस में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो लगातार शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि इनकी खासियत क्या थी कि जो ये मिस्ट्री स्पिन करते हैं वो इनकी लाइन और लेंथ काफी हद तक जो थी वो उसको काफी हद तक कॉम्प्लीमेंट करती थी। जरा सा बॉल इधर उधर मिस हुआ किसी बैटर से लाइन और लेंथ, तो वो विकेट लेकर के जाते थे। और अब चूंकि शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं लगातार, लेंथ तो बिल्कुल इनकी बिगड़ी हुई है। पिछले 4 मैचेस में लगातार जो एक एक विकेट फिर भी ये ले गए हैं किसी तरह से, लेकिन रन आप देख रहे हैं पिछले मैच में 60 से ज्यादा रन खा गए थे 4 ही ओवर में। और साथ ही साथ चूंकि शॉर्ट पिच बॉलिंग पड़ते तो स्टंप पर वो गेंद जाती नहीं, उस वजह से रन भी पड़ रहे हैं, विकेटें भी नहीं मिल रही। तो निश्चित तौर पर उसमें वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म, साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा। सूर्य कुमार यादव ने हालांकि यूएसए के खिलाफ खेले गए पहले मैच में 84 रन की मैच डिफाइनिंग इनिंग खेली थी, और ये एक 33 रन की पारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां पर इन्होंने कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करी थी। बाकी मैचेस में बिल्कुल ये टच में दिखाई पड़े नहीं है, बड़े मैचेस में तो वैसे भी फ्लॉप होते हैं। और बाकी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि अर्शदीप खास करके लास्ट के 2 मैचेस में थोड़े से ऑफ दिखाई पड़े हैं। हालांकि बॉलिंग अच्छी ओवरऑल करी है, 1-2 गेंदें ओवर में खराब कर जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी पिटाई हो जाती है। वरना ये 3 प्लेयर ही आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं, जिसमें अर्शदीप को भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अर्शदीप निश्चित तौर पर ऐसी सिचुएशन में और ऐसी पिच पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन बाकी चाहे जो भी प्लेयर हो, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, शिवम दुबे हो, अक्षर पटेल ने तो फील्डिंग भी कमाल की करी पिछले मैच में, जसप्रीत बुमराह हो, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस ये सारे के सारे दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरी की पूरी टीम में 3 से 4 प्लेयर जो थोड़े से ऑफ दिखाई पड़ रहे हैं फॉर्म में। उनके अलावा एक बात तो क्लैरिटी हमको मिल पा रही है कि यहाँ पर संजू सैमसन, ईशान किशन, साथ ही साथ यहाँ पर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, साथ ही साथ यहाँ पर शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह हमारी टीम में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सभी प्लेयर तो अपनी टीम में आप लेके जा नहीं सकते, क्योंकि करीब करीब 7 से 8 ऑप्शन यहाँ पर बन जा रहे हैं। लेकिन फाइनली कितने प्लेयर हमारी टीम में आने चाहिए, उसी को और क्लियर करने के लिए अगर आप हेड टू हेड का भी डेटा देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खास करके संजू सैमसन बिल्कुल नहीं चले हैं। 7 मैच में केवल 8 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि अभिषेक शर्मा ने कमाल की धुलाई कर रखी है, रिसेंट सीरीज में भी करी थी। और इसके अलावा ईशान किशन का भी 11 मैच में बैटिंग एवरेज 28 का है, सूर्य कुमार यादव का बैटिंग एवरेज 58 का है। तो सूर्य कुमार यादव निश्चित तौर पर फॉर्म में नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर किया है। वही सेम चीज आप अभिषेक शर्मा को लेकर के भी कह सकते हैं। बाकी हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल के आंकड़े अगर आप देखें तो अक्षर पटेल उसमें काफी आगे निकल जाते हैं। बाकी लोगों के आंकड़े थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन चूंकि उनकी बैटिंग भी और बॉलिंग भी दोनों होती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट वो चीज कर देती है। वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े थोड़े से एवरेज है, 24 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि एक मैच में 1 विकेट का नंबर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कर पाते हैं। बुमराह के 14 मैच में 16 विकेट, और बाकी बेंच पर से देखें तो कुलदीप के भी नंबर्स थोड़े से बेटर है, 8 मैच में 9 विकेटों के साथ। लेकिन सिराज के आंकड़े बड़े कमाल के हैं। तो बाई चांस अगर खेल जाते हैं तो एक मैच डिफाइनिंग ये इनकी बॉलिंग हो सकती है आज के इस मैच में। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है, इसको आप जरूर देख करके रखिए। और उसी में अगर वेन्यू का भी डेटा इंक्लूड कर दें तो उसमें आप देखेंगे कि इस मैदान पर अभिषेक शर्मा के नंबर थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन उस साथ ही साथ ईशान किशन के आंकड़े तो बहुत ही खराब है। 6 मैच केवल 45 रन है, 7 का एवरेज है। लेकिन चाहे संजू सैमसन की बात कर ले, सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, तिलक वर्मा, इवन हार्दिक पांड्या जिनका तो ओरिजिनल एक होम ग्राउंड है, ओवरऑल डेटा अगर आप कंपाइल करेंगे तो काफी बेहतर पॉइंट्स आपको दे जाते हैं। शिवम दुबे के भी और साथ ही साथ अक्षर पटेल के भी, और उसे में अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और इवन जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर तो वरुण चक्रवर्ती भी बेहतर कर पाए हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पहली इनिंग की बॉलिंग में इनका स्ट्राइक रेट केवल 21 का है। तो ये सारी बातें, जिसमें सिराज की भी 12 मैच में 10 विकेट है, कुलदीप के यहाँ पर 4 मैच में केवल 2 विकेट है। एक बात यहाँ पर कंक्लूड हमारी होती है कि आज के इस मैच में चाहे संजू सैमसन हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, इवन मैं अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह को भी उसमें काउंट करूंगा, ये 5 प्लेयर तो हमारे कहीं नहीं जाते, सीधे टीम में आते हैं। अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभिषेक शर्मा के साथ जाएंगे जिनका रीसेंट फॉर्म खराब है, इवन हेड टू हेड के नंबर्स भी एवरेज हैं, इस मैदान पर भी आंकड़े काफी एवरेज हैं, हेड टू हेड में तो काफी कमाल के आंकड़े हैं। तो अभिषेक शर्मा के ना इनका हेड टू हेड का जो आंकड़ा है वो फेवर करता है, और ईशान किशन का भी ओवरऑल अगर आप देखें तो हेड टू हेड का आंकड़ा और रीसेंट फॉर्म इनको फेवर करता है। लेकिन इस मैदान पर इनके आंकड़े बहुत ही खराब है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप लेके जाएंगे, या निश्चित तौर पर सूर्य कुमार यादव का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या ज्यादा सेफ खेलना चाहे तो शिवम दुबे का एक ऑप्शन अवेलेबल है, या सेकंड इनिंग की अगर बॉलिंग होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर वरुण चक्रवर्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो ये एक डिसीजन टॉस के बाद ही हो पाएगा, जब हमको पता चल पाएगा कि किस पिच पर यह मैच हो रहा है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने एक्सप्लेन पीछे करी दी हैं। तो 5 प्लेयर तो फिक्स हैं, छठा सातवां ऑप्शन कौन सा होगा निश्चित तौर पर टॉस के बाद पता चलेगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिएगा। नीचे
डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। बाकी जो इंडियन बैटर्स हैं इनकी क्या वीकनेसेस रही हैं निश्चित तौर पर, और जो कि लेफ्ट हैंडर से भरी हुई टीम अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा लगातार ऑफ स्पिन पर विकेटें दे रहे हैं। पिछले 3 मैच में तो लगातार, चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, इवन अगर आप देखें तो अभी हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर आउट हुए थे, लेकिन चाहे साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड की टीम हो, पाकिस्तान की टीम हो, सभी के खिलाफ ऑफ स्पिनर्स पर आउट हो रहे हैं अभिषेक शर्मा। और काफी हद तक ईशान किशन को भी ऑफ स्पिन परेशान करती है। इवन इस सोडी भी इनको 3 बार आउट कर चुके हैं, और बाकी संजू सैमसन को, जिमी निशाम, सैंटनर और ऑफ स्पिन इनको भी परेशान करती है। तो एक ऑफ स्पिन बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग, ये टॉप ऑर्डर की जो बैटिंग है उसमें मैट हेनरी को भी इंक्लूड कर दें तो वो परेशान करती रही है इंडियन बैटिंग को। और उसमें अगर आप बाकी जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स है वहां पर भी आपको ईस्ट सोडी का नाम बार बार दिखाई पड़ेगा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी हालांकि सामने की टीम में है नहीं, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। बाकी काइल जेमिसन भी इफेक्ट छोड़ते हैं, तो देखना पड़ेगा ईस्ट सोडी पिछले मैच में, आज के इस मैच में खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, जो कि निश्चित तौर पर काम आ सकते हैं, चाहे ऑफ स्पिन हो, चाहे लेग स्पिन हो, चाहे लोकी फर्गुसन कहीं कहीं पर, और मैट हेनरी भी। तो उसमें से कौन खेलेगा ये तो हमको टॉस की बात पता चलेगा, क्योंकि अगर प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच की देखें आप, न्यूजीलैंड की तरफ से जो उतरी थी उसमें नहीं थे अगर आप बात करें ईस्ट सोडी लास्ट वाले मैच के अंदर, लेकिन और साथ ही साथ इस पिच पर भी उतनी हेल्प नहीं होती स्पिनर्स को, जो कि आपने पिच रिपोर्ट में देखा था, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो इनका प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर उतरा था उसमें ऑफ स्पिनर्स में यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स है, कॉल मैकॉन्ची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किसको लेकर के जाएं, और पूरी बैटिंग ऑर्डर में टीम साइफर्ट और फिन एलन जो कमाल के फॉर्म में, ये कैसे ऑप्शन होंगे, या बाकी प्लेयर उसको हम आगे समझेंगे। उसके पहले आप बेंच के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको देख लीजिए। जो बॉलिंग पिछले मैच में इनकी तरफ से हुई, जिस ओवर में आकर के बॉलर्स ने बॉलिंग करी, इसमें ये सारा डेटा देख करके आपको एक बात क्लैरिटी मिलेगी कि डेथ ओवर और पावर प्ले की बॉलिंग मैट हेनरी और लोकी फर्गुसन करेंगे, जिसमें जिमी निशम भी आकर के डेथ ओवर में थोड़ी बहुत बॉल कर जाते हैं, इवन सैंटनर भी 1-2 ओवर कर जाते हैं डेथ में। ये काफी इंपॉर्टेंट बॉलर इस टीम की तरफ से रहेंगे, जिसमें करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, मेरे हिसाब से उतना जरूरी है नहीं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो देखिए सारा डेटा आपके सामने है, हर एक बात को रीड करके समझाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जो क्लैरिटी है वो देते हुए आपको मैं समझाऊं तो निश्चित तौर पर इनके दोनों ओपनर्स जबरदस्त फॉर्म में, जो कि आपके सामने दिखाई पड़ ही रहा होगा। और उसमें रचिन रविंद्र भी जबरदस्त फॉर्म में आ चुके हैं एज अ बैटर, और बैटर के साथ साथ एज अ बॉलर भी इन्होंने कमाल की बॉलिंग, पिछले मैच में 2 विकेट, उसके पहले 3 विकेट, उसके पहले 4 विकेट, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 3 मैचेस में 9 विकेट लेकर के। लेकिन उसी में ग्लेन फिलिप्स को अगर आप ऐड कर दे, चूंकि अब कोल मैकॉन्ची भी टीम के अंदर खेल रहे हैं, तो एज अ ऑफ स्पिनर इन दोनों में से सबसे ज्यादा बॉलिंग कोई करता दिखाई पड़ रहा है तो वो कोल मैकॉन्ची है। तो ये एक डिसीजन, लेकिन दोनों के ही अगर आप रिसेंट फॉर्म के नंबर्स अगर आप देखें तो काफी बेहतर दोनों के दोनों कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं। लेकिन ओवरऑल यूटिलिटी अगर दोनों खेलते हैं तो निश्चित तौर पर एज अ बॉलर कोल मैकॉन्ची की ज्यादा होगी, एज अ बैटर ग्लेन फिलिप्स की ज्यादा होगी। लेकिन उसमें जब मिडिल ऑर्डर के बैटर्स इनके चैपमैन और डैरेल मिचेल, जो कि टॉप ऑर्डर वैसे भी काफी जबरदस्त फॉर्म है, तो ये दोनों की बैटिंग उतनी आई नहीं, लेकिन जब आई है तो दोनों ने निश्चित तौर पर परफॉर्म करके दिया है अपनी टीम को। और उसमें सैंटनर एक निश्चित तौर पर कंसर्निंग सिचुएशन लेकर के आते हैं, जो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो टोटल 6 मैचेस इन्होंने खेले हैं ना, उसमें केवल 2 विकेट है। बल्ले से जरूर कहीं कहीं पर इंपैक्ट छोड़ा, लेकिन एज अ बॉलर उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाया। लेकिन एक और बात इसी में ध्यान देने वाली है, ये जो लास्ट वाला मैच इन्होंने खेला था, जो सेमीफाइनल मैच था न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका से, उसमें इन्होंने विकेट नहीं लिया था, लेकिन बॉलिंग बड़ी कमाल की करी थी, लाइन और लेंथ कमाल का रखा था इन्होंने, तो फॉर्म में आते दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो मैट हेनरी निश्चित तौर पर विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर ज्यादा बेहतर है। फर्गुसन ने हालांकि बॉलिंग बेहतर करी है, और जो आपको मैं बार बार स्लोअर बॉल्स की बात कर रहा था इस पिच पर ना, उसमें किसी की इफेक्टिव अगर स्लोअर बॉल्स होगी तो इंडिया की तरफ से तो जसप्रीत बुमराह होंगे और निश्चित तौर पर अर्शदीप भी होंगे, लेकिन वहीं पर अगर बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से तो वो हो सकते हैं लोकी फर्गुसन, क्योंकि इसी मैदान पर जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच होता है उसमें आपने साफ साफ देखा था, जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स थे, पेस उनके पास अगर आप देखेंगे तो 140 प्लस की पेस होती है, और लगातार जो उनका पेस का ड्रॉप था, जो चेंजेस कर रहे थे, स्लोअर बॉल्स कर रहे थे, 30-30 40-40 किलोमीटर का अंतर था, वो कर सकते हैं लोकी फर्गुसन। तो ये बड़े ही अच्छे ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं आज के इस मैच में। बाकी ईस्ट सोडी और बाकी प्लेयर्स का भी फॉर्म आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तो ये बात काफी हद तक क्लियर है कि एज ए टीम ये परफॉर्म कर रही है और इसी वजह से यहां तक पहुंची है। लेकिन जब बात आती है हेड टू हेड में, तो फिन एलन इंडिया के खिलाफ कुछ खास असर छोड़ नहीं पाए, स्पिन के खिलाफ इनकी कमजोरी रही है, लेकिन टीम साइफर्ट के आंकड़े काफी अच्छे हैं। रचिन रविंद्र भी इंडिया के खिलाफ कभी नहीं चले, और बाकी ग्लेन फिलिप्स के आंकड़े ओवरऑल तो बहुत अच्छे नहीं है, रिसेंट टाइम में इन्होंने काफी अच्छा किया इंडिया के खिलाफ। मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल भी नहीं चले, सैंटनर के आंकड़े भी थोड़े से बिलो एवरेज ही आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मैट हेनरी के 3 मैच में 3 विकेट है। और इस सोडी का तो आपको क्लियर मैंने कर ही दिया था कि इंडियन बॉल बैटर्स जो है ना थोड़ा सा लेग स्पिन पर फंसते हैं। ये आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, अभी लास्ट वाला मैच भी देखा, 2 विकेट, सबसे असरदार कोई बॉलर था तो वो आदिल रशीद ही थे, लेग स्पिनर जो खेले थे इंग्लैंड की तरफ से। बाकी लोकी फर्गुसन, काइल जेमिसन और इन सभी के भी नंबर आप देखें तो जिमी निशम के भी 4 मैच विकेट ही नहीं है इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद वेन्यू का भी डेटा दिखाई पड़ेगा, तो वहां से तो ऊपर से टॉप बॉर्डर का कोई भी खिलाड़ी नहीं चला। थोड़ा सा डैरेल मिचेल यहाँ पर बेहतर खेले इस मैदान पर,
और बाकी सैंटनर के आंकड़े तो देखें तो 6 मैच में विकेट ही नहीं है। तो ये बड़े ही कंसर्निंग डेटा है। ओवरऑल अगर आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का देखें, चाहे बॉलर्स का चाहे बैटर्स का, एक ही स्टैंड आउट प्लेयर दिखाई पड़ता है। बैटिंग में डैरिल मिचेल इस मैदान पर, बॉलिंग में काइल जेमिसन, बाकी कोई खास परफॉर्म इस मैदान पर कर नहीं पाया है। लेकिन मेरा अपना जो कंक्लूजन इंडियन टीम की तरफ से था कि 5 प्लेयर तो पक्के थे, छठा सातवां प्लेयर कोई लेना है तो वो पिच की रिपोर्ट देखने के बाद लेना है। और उसी तरह से इस टीम की तरफ से अगर मैं कुछ पक्का करना चाहूं, हालांकि वो मुश्किल बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से सचिन रविंद्र एक बहुत ही अच्छे सेफ ऑप्शन होंगे इस टीम की तरफ से। और अगर बॉलिंग में बात करूं तो मैट हेनरी और साथ ही साथ लोकी फर्गुसन, अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ये भी मेरे हिसाब से काफी सेफ रहेंगे। स्पेसिफिकली जो चेंज ऑफ पेस होती है उसको देखते हुए इस मैदान पर स्पेसिफिक, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा किस पिच पर मैच है। लेकिन बाकी चाहे जितने भी प्लेयर हों, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हों या कोल मैकेंजी हो, इसमें से किसको लेकर के जाना है ये हमको टॉस के बाद डिसाइड करना होगा। और बाकी फिन एलन और साइफर्ट में से साइफर्ट मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ ऑप्शन होंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेफ ऑप्शन थे जो आपको मैंने 4 क्लियर कर दिए। बाकी जो आपको लेने हैं प्लेयर वो हमको टॉस के बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसमें अगर काइल जेमिसन को मौका मिलता तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो तो निश्चित तौर पर टॉस के लिए उसका वेट करिएगा। बाकी इनकी वीकनेसेस देखने आए बैटर्स की तो निश्चित तौर पर एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है अर्शदीप सिंह, जो इस पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप को अच्छा खासा परेशान करते हैं। और लेफ्ट हैंडर्स को तो ऑफ स्पिनर निश्चित तौर पर एक मैचअप के तौर पर परेशान करते ही हैं। सचिन रविंद्र लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी काफी आउट होते हैं। और बाकी टीम साइफर्ट, हार्दिक पांड्या और ऑफ स्पिन पर ये भी परेशान होते हैं, ऑफ स्पिन पर फिन एलन भी परेशान होते हैं। हालांकि इंडियन टीम की अगर आप पूरी की पूरी लाइनअप देखें तो कोई ऑफ स्पिनर है नहीं। सुंदर है जो कि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि खेलेंगे, तो ये एक निश्चित तौर पर ऑफ स्पिनर तो गेम से बाहर हो ही जाता है। लेकिन कुलदीप अगर खेलते हैं इसी वजह से, चूंकि ऑफ स्पिनर इनके खिलाफ काफी यूजफुल होते हैं, कुलदीप बड़े यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा वो खेलेंगे कि नहीं। और बाकी भी अगर खिलाड़ियों के प्लेयर बैटल के आंकड़े और उनकी वीकनेसेस स्पिन के खिलाफ देखें तो लेग स्पिन हो, ऑफ स्पिन हो, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी हो, उस पर ये सारे के सारे खराब खेलते हैं। स्लोअर वंस तो इनको काम में आएगी इनके खिलाफ। तो अर्शदीप एक बहुत ही यूटिलिटी ऑप्शन आज के इस मैच में बन जाते हैं, जो कि फाइनल मैचेस में वैसे भी 5 मुकाबले खेल करके 12 विकेट ले चुके हैं। तो फाइनली कौन कौन सा प्लेयर इंडिया की तरफ से कौन सा छठा सातवां प्लेयर होगा और न्यूजीलैंड की तरफ से कौन सा पांचवां या छठा प्लेयर या चौथा प्लेयर और पांचवां प्लेयर कौन हमारी टीम होगा, ये टॉस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा जब अपनी फाइनल टीम दूंगा तब। यहीं पर आपको मैं ये भी बता दूंगा कि लाल मिट्टी की पिच है या काली मिट्टी की पिच है, जो भी पिच है वो फ्रेश है या यूज्ड है तो कितने मैचेस उस पर हो चुके हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे जो लिंक है उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि खुद से आप टीम बना पाएंगे पिच रिपोर्ट देखने के बाद, टॉस के बाद। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।